बरसात के बाद की नमी हवा में फैली हुई थी। दूर कहीं मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस देवपुर गांव की गलियों में सन्नाटा था। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लटकाए गए थे। कोई भी इंसान रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। यह था देवपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां सदियों पुराना श्राप है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो इस श्राप को तोड़ेगा उसकी मौत निश्चित है। वे बताते थे कि यह श्राप इतना गहरा है कि इसने गांव की आत्मा को भी जकड़ रखा है। कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले। देवपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ गांव की पहचान था और एक अजीब सी ऊर्जा का केंद्र भी। उसी पेड़ के नीचे हर साल एक बलि दी जाती थी। गांव वाले मानते थे कि अगर यह बलि न दी जाए तो पूरा गांव बीमारियों और मौत से भर जाएगा। यह बलि गांव की सबसे पवित्र मानी जाने वाली देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी, ताकि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक, जिसका नाम रमन था, उसने इस कुप्रथा का विरोध किया। रमन गांव का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक युवक था। उसने गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की। निर्दोष की बलि देना पाप है। यह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। यह देवी को प्रसन्न करने का तरीका नहीं है। यह तो सिर्फ डर का व्यापार है। उसके शब्दों में इतना बल था कि कुछ युवा उसके साथ हो लिए और उन्होंने मिलकर बलि रोकने का फैसला किया। उस रात बलि रोक दी गई। गांव के कुछ लोग रमन के पक्ष में थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर और परंपरा के दबाव में थे। वे रमन को चेतावनी दे रहे थे कि वो गांव को एक बड़े संकट में डाल रहा है। अगले ही दिन उनकी आशंका सच साबित होने लगी। अगले ही दिन पूरा गांव अजीब घटनाओं का शिकार होने लगा। खेतों की फसलें, जो एक दिन पहले तक हरी भरी थीं, रातों रात सूखकर भूरी हो गईं। तालाब का पानी, जो गांव के जीवन का आधार था, काला पड़ गया और उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगी। और सबसे भयावह बात यह थी कि गांव में एक एक करके मौतें शुरू हो गईं। लोग रहस्यमय ढंग से बीमार पड़ रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। डॉक्टर या वैद्य किसी को भी बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने गुस्से में रमन को ही इसका दोषी ठहराया। उनकी नजर में रमन ने देवी को नाराज कर दिया था और अब देवी उनके जीवन का हर सुख छीन रही थी। गुस्से में बेकाबू होकर उन्होंने रमन को पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया, तुमने हम सबको मौत के मुंह में धकेल दिया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। उन्होंने रमन को गांव के बरगद के पेड़ के पास ले जाकर उसे मार डाला और उसके शव को पेड़ के नीचे दफना दिया। उस दिन के बाद से ये गांव श्रापित कहलाने लगा। गांव का ही एक लड़का गौरव शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। उसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। वो गांव के इस पिछड़ेपन से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि गांव में विकास हो, लोग डर के बजाय विज्ञान पर भरोसा करें। लेकिन उसकी मां राधा देवी इन कहानियों को अपने दिल में बसाए हुए थी। एक रात जब अमावस्या का घना अंधेरा पूरे गांव को निगल रहा था, राधा देवी ने गौरव से कहा, बेटा, रात को बाहर मत निकलना। आज अमावस्या है और इस रात गांव का श्राप सबसे ज्यादा जिंदा हो जाता है। उनकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। गौरव ने हंसकर कहा, माँ, ये सब तुम्हारे डर की बातें हैं। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ लोगों का वहम है। अब मैं सच सामने लाऊंगा और इस गांव को इस डर से आजाद करूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई युद्ध जीतने जा रहा हो। राधा देवी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गौरव नहीं माना। उसने मां को समझाया, ये सब कुछ सालों पहले गांव में हुई कुछ
प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था, जिसे लोगों ने श्राप का नाम दे दिया। आधी रात को गौरव अकेले टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की तरफ गया। गांव की गलियां सुनसान थी। हवा तेज हो चली थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो इस विचार को अपने मन से झटक कर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, जमीन जोर से हिली। गौरव एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ों से खून जैसा कोई लाल रंग बहने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। गौरव ने डर कर पीछे हटना चाहा। तभी उसे पेड़ की छाल पर उभरे इंसानी चेहरे नजर आए। ये चेहरे पीड़ा में कराह रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा था। भाग जा गौरव, वरना तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि गौरव के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर गली उसे उसी बरगद के पेड़ के पास ले जाती। वो जितनी तेजी से भागता, पेड़ उतना ही नजदीक आता महसूस होता। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक भूल भुलैया बन गया हो, जिसका केंद्र वो बरगद का पेड़ था। अचानक पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी तीखी और डरावनी थी कि गौरव का खून जम गया। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। एक औरत लाल चुनरी में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। तुम्हारे पुरखों ने हमें बांधा था, अब तू हमारी मुक्ति बनेगा। वो औरत धीरे धीरे गौरव की तरफ बढ़ने लगी। गौरव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो औरत हंसती रही और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत होने लगा। सुबह गांव वालों ने देखा, गौरव उसी बरगद के नीचे पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी रूह ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। राधा देवी ने जब अपने बेटे को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोगों में डर और भी गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उस दिन के बाद से गांव वालों ने फिर कभी उस पेड़ की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो वहां से गौरव की आवाज आती है। देवपुर का श्राप आज भी जिंदा है। गौरव की मौत ने गांव के लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया। अब कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी देखा था कि गौरव की मौत के बाद गांव के तालाब का पानी फिर से साफ हो गया था और कुछ खेतों में फसलें फिर से उगने लगी थी। ऐसा लगता था कि श्राप ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया था और कुछ समय के लिए शांत हो गया था। पर क्या यह शांति हमेशा रहेगी, ये कोई नहीं जानता था। गांव में हर साल कोई न कोई अमावस्या की रात को गायब हो जाता था और अगली सुबह उसकी लाश बरगद के पेड़ पर मिलती थी। ये श्राप सिर्फ रमन की मौत का नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के डर और अंधविश्वास का भी था। वे डर के कारण एक ऐसे चक्र में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और हर नया शिकार इसी चक्र को और मजबूत करता था। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं थी, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि अगर लोग डर में जीते हैं तो उनका डर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्या कोई भविष्य में आकर इस श्राप को तोड़ पाएगा, या देवपुर गांव हमेशा के लिए अपनी इस डरावनी पहचान के साथ ही रहेगा?